डियर स्टूडेंट, अब हम शुरू करेंगे प्रोडक्टिविटी के बारे में। जैसे कि हम पढ़ रहे थे इकोसिस्टम के फंक्शंस पढ़ रहे थे बेटा। इससे पहले मैंने प्रोडक्टिविटी बताया था, फिर एनर्जी फ्लो, देन डिकम्पोजिशन, और उसके बाद हमने क्या कहा था, मिनरल न्यूट्रिएंट साइकिल के बारे में बात की। फिर सेकंड जब मैंने एनर्जी फ्लो के बारे में हम बात कर चुके हैं। एनर्जी फ्लो के लिए हमने फूड चेन, फूड वेब भी पढ़ लिया, और एनर्जी फ्लो के अंदर हमने 10% एनर्जी लॉ, लिंडमैन लॉ के बारे में भी हमने पढ़ लिया। तो हालांकि प्रोडक्टिविटी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, ह्यूमिफिकेशन इसकी ये हमारे अंदर डिकम्पोजिशन भी नहीं है, और क्या नहीं है बेटा, हमारे पास मिनरल साइकिल भी नहीं है। तो अगर हम बात करेंगे तो फिर भी प्रोडक्टिविटी एक इंक्रीज बनता है, इंपॉर्टेंट चीज बनती है। होता क्या है प्रोडक्टिविटी? अगर हम बात करेंगे द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, या इसे ही हम क्या कहते हैं, बायोमास कहेंगे। जैसे हमारे पास उस वाले चैप्टर में मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्स के अंदर बायोमास आया था, तो वहाँ पे मैंने बताया बायोमास का जो मेन वर्ड होता है वो कहाँ पे यूज होगा, आवर एनवायरनमेंट के अंदर। तो बायोमास यही है। बायोमास क्योंकि एक बार हमसे बोर्ड में डेफिनेशन पूछी गई थी सीबीएसई बोर्ड के अंदर। होता क्या है, द ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यही चीज है, जैसे हम प्रोडक्टिविटी नाम दे रहे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म कितना ऑर्गेनिक मैटर बना रहे हैं। भाई प्लांट है, ऑर्गेनिक का मतलब सबको पता है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनिक, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर है। तो ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर्ड किया जाता है, उसे हम बायोमास कहते हैं। ठीक है भाई, प्लांट ने क्या किया, सनलाइट को अब्सॉर्ब किया, फोटोसिंथेसिस की, कार्बोहाइड्रेट बनाया, तो उसका एक ऑर्गेनिक मैटर हो गया। ठीक है, प्लांट ने जिसको यूज करना था यूज कर लिया, बाकी का उसने स्टोर किया, और स्टोर उसे कौन खा गया, हर्बीवोरस खा गया। तो हर्बीवोरस के अंदर वो चला गया। अब हर्बीवोरस ने जितना यूज करना होता है यूज करता है, बाकी वो भी अपने अंदर ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर करता है, एनिमल ग्लाइकोजन की फॉर्म में। ऐसे कार्निवोरस ने जो भाई जितना स्टोर यूज करना है यूज कर ले, रेस्पिरेशन डिफरेंट प्रोसेस में यूज हो गया, बाकी बच गया। उसके बाद कौन खा गया उसे, कार्निवोरस। तो कार्निवोरस हर एक अपने अंदर उसको स्टोर किया जाता है, और हर एक के अंदर वो ऑर्गेनिक मैटर बनता हुआ चला जाता है। सिंपल फॉर्म में लेते हैं, कन्वर्ट करवाएंगे डाइजेशन से, फिर कॉम्प्लेक्स फॉर्म बन जाती है, स्टोर हो जाता है। तो इन द सेम वे द रेट ऑफ द सिंथेसिस ऑफ एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर, और इसे हम बायोमास भी कहेंगे, बाय एनी ट्रॉफिक लेवल्स पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम। ये निकाला गया है बेटा, साइंटिस्ट ने, जो इकोलॉजिस्ट उन्होंने निकाला है कि एक ग्रुप ऑफ द प्लांट है, इस तरह से एक एरिया के अंदर प्लांट ले लिए गए, प्लांट ने कितना फोटोसिंथेसिस किया, कितना प्रिपेयर किया, एक कितने टाइम के अंदर, एक साल का अल्टीमेटम था, इतना यहाँ पे आया। तो इनकी एक एस्टिमेशन है ये बेटा। ठीक है, हमने कहा एनी ट्रॉफिक लेवल पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, वो चीज क्या कहलाई जाती है, इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। इज कॉल्ड एज प्रोडक्टिविटी। ठीक है, तो ये याद रखना। अगर हमारे पास बायोमास की डेफिनेशन आती है तो हम क्या लिखेंगे, द ऑर्गेनिक मैटर प्रिपेयर्ड बाय द लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो चीज क्या कहलाई जाती है, ऑर्गेनिक मैटर कहलाई जाती है। तो वही अभी ऑर्गेनिक मैटर कितना प्रिपेयर किया जा रहा है, किसी भी ट्रॉफिक लेवल में, किसी भी मतलब प्रोड्यूसर भाई कंज्यूमर्स कर रहे हैं वो सारी चीजें पर यूनिट एरिया में ना यूनिट टाइम के अंदर, तो वो चीज क्या कहलाई जाएगी, प्रोडक्टिविटी कहलाई जाएगी। ठीक है, या तो हम क्या कह रहे हैं भाई, एनर्जी कंटेनिंग, तो इसकी फॉर्म अगर या फिर ऑर्गेनिक मैटर, सीधा हम यही बात कर रहे हैं, तो इसकी जो यूनिट होती है ग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर पर ईयर। पर ईयर मतलब ये वाली यूनिट हो जाएगी। या इसको अगर हम किलो कैलोरी में लेंगे तो भाई पर यूनिट एरिया हो गया। ये हमने ऑर्गेनिक मैटर ग्राम के अंदर ले लिया, ये एनर्जी की फॉर्म में ले लिया, तो ये इसकी यूनिट होती है पर यूनिट एरिया। मीटर स्क्वायर मतलब क्या हो गया, पर यूनिट एरिया हो गया, और पर यूनिट टाइम। तो ये हम प्रोडक्टिविटी की यूनिट निकालते हैं कि हमने ग्राम में निकाली, एनर्जी की फॉर्म में निकाली है। ठीक है, तो ग्राम में अगर हम वेट में निकालते हैं ऑर्गेनिक मैटर भी वेट में कम किया जाएगा, तो ग्राम मीटर इनवर्स स्क्वायर पर यूनिट एरिया सबको पता है, अपॉन करेंगे, या फिर हम इस तरह से लिख सकते हैं किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर ईयर स्क्वायर। तो प्रोडक्टिविटी की यूनिट निकाली जाती है। ठीक है बेटा, तो हमने क्या कहा, एनी ट्रॉफिक लेवल्स के अकॉर्डिंग। एनी ट्रॉफिक लेवल अगर हम नॉर्मल बात करते तो डिकम्पोजर्स तो किसी के ऊपर भी एक्ट कर सकते हैं, उन्होंने तो उसको दोबारा से मिला दिया है।
अगर हम बात करेंगे तो जो मेन कंपोनेंट हो गया हमारे पास प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर। भाई फूड चेन में अगर हम बात करें तो मेन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर, प्रोड्यूसर सिर्फ फोटोसिंथेसिस से बनाएंगे और कंज्यूमर किसके ऊपर डिपेंड रह रहे थे, प्रोड्यूसर के ऊपर। तो इसी के अकॉर्डिंग प्रोडक्टिविटी को भी दो टाइप्स के अंदर डिवाइड कर दिया गया है। एक हमने क्या कहा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, और दूसरा क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। समझ गए होंगे सारे बच्चे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी मतलब कौन बनाएगा, प्लांट्स, प्रोड्यूसर्स बनाएंगे, और ये कौन करेगा, कंज्यूमर। बट एक बनाएगा नहीं, उसको रीसिंथेसाइज करेगा। भाई मैंने अभी बताया कि प्लांट एक ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं, प्रोड्यूसर ये ऐसे जो फूड को प्रिपेयर कर रहे हैं। तो उन्होंने तो बनाया CO2 से, H2 से, इनऑर्गेनिक मैटर से ऑर्गेनिक मैटर उन्होंने बनाया। लेकिन हमने क्या किया, हमने प्लांट में फूड स्टोर किया स्टार्च की फॉर्म में, हमने स्टार्च खाया, स्टार्च तो ऑलरेडी था उसके अंदर था, तो उसी स्टार्च को हमने रीसिंथेसाइज किया। हमने स्टार्च लिया, हमारी बॉडी ने उसको किसके अंदर कन्वर्ट किया, ग्लूकोज के अंदर। जितना ग्लूकोज हमारी बॉडी को यूज करना उतना करता है, और उसी ग्लूकोज को फिर किसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ग्लाइकोजन। तो वो बना थोड़ी ना, कोई नई चीज थोड़ी ना, हमने स्टार्च से ही, तो वो रीसिंथेसाइज कहलाया जाएगा। इसमें थोड़ा ध्यान देना, इसमें हम क्या कहेंगे, रीसिंथेसाइज करना, और यहाँ पे हम क्या कहेंगे, सिंथेसाइज करना। ठीक है, तो वो हम क्या कहेंगे, प्रोड्यूसर बनाएगा प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, दोबारा से रीसिंथेसाइज की जाएगी कंज्यूमर से, उसे हम क्या कहेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे। प्राइमरी प्रोडक्टिविटी सेम वही हो जाएगी। अगर इसको डिफाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ, जब ऑर्गेनिक मैटर लिखे, एनर्जी रिच ऑर्गेनिक मैटर, या फिर हम क्या लिखे बेटा यहाँ पर, बायोमास, किससे बनाया जा रहा है, बाई प्रोड्यूसर, पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। इस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को भी दो टाइप्स के अंदर बनाया गया है। एक हमने क्या कहते हैं, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, GPP, और एक क्या कहा जाएगा, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जिसे क्या कहा जाएगा, NPP कहा जाएगा। इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहां से हमसे एक बार NDSC में क्वेश्चन पूछा गया था। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब जो नेट बनाई गई है, ये नेट का मतलब नहीं समझना, द प्रोडक्टिविटी या द रेट ऑफ द सिंथेसाइज ऑफ, जो मैंने ये डेफिनेशन लिखी है एक्चुअल में ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी की है, द रेट ऑफ सिंथेसाइज ऑफ ऑर्गेनिक मैटर prepared by plants या producers by photosynthesis process। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस जितना ऑर्गेनिक मैटर बना है उसे हमने क्या कहा, ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। एक तरह से फोटोसिंथेसिस रेट एक्चुअल में वही क्या कहलाया जाएगा, GPP कहलाई जाएगी। भाई जैसे हमने भाई मेन प्रोडक्टिविटी बना ली है प्लांट में, अब वो सारी प्रोडक्टिविटी थोड़ी ना भाई उसको हर्बीवोरस खा जाएंगे। प्लांट को भी तो अपनी ग्रोथ के लिए क्या चाहिएगी, एनर्जी चाहिएगी, अपना स्टोर भी फूड भी भाई स्टोर भी फूड करेगा, वो करता है नहीं करता है भाई, प्लांट को जितना ग्लूकोज यूज करना होता है यूज कर लेता है, बाकी क्या करेगा, स्टोर करेगा। बट डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए उसके अंदर भी तो एक ऑर्गेनिज्म है, वो भी तो उसके अंदर भी तो डिफरेंट लाइफ प्रोसेस होती है, उसके लिए भी तो उसे अपना यूज करेगा, और यूज करने के बाद जो स्टोर रह जाएगी वो क्या कहलाई जाएगी, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाई जाएगी। तो ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी ध्यान देना बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। ग्रोस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब जो टोटल प्रोडक्टिविटी हुई है जो फोटोसिंथेसिस से बनाई है उसे हमने क्या नाम दिया, GPP का, क्या कहा, GPP। और नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, इसे हम क्या कह रहे हैं, NPP, द रेट ऑफ ऑर्गेनिक मैटर और एनर्जी स्टोर्ड, कितनी स्टोर्ड रह गई है आफ्टर यूजिंग द एनर्जी फॉर डिफरेंट लाइफ
process in plants। ठीक है, हालांकि हमारे पास ये द रेट ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर और एनर्जी स्टोर्ड इन द प्रोड्यूसर इज नॉन एज द नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। भाई टोटल तो हम नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी किसके बराबर हो जाएगी, जो टोटल जो बनी थी भाई इतनी, और उसमें से उसने क्या कर ली यूज, और यूज करने के लिए जितने यूज करेगा डिफरेंट लाइफ प्रोसेस के लिए उसे आर से बनाया गया है। आर का मतलब क्या होता है कि मेन अपने रेस्पिरेशन प्रोसेस में, रेस्पिरेशन में एंड डिफरेंट प्रोसेस में जो इसने क्या किया यूज की है वो क्या कहलाई जाएगी आर, तो जो बच जाएगी वो क्या कहलाई जाएगी एनपीपी। तो याद रखना क्वेश्चन पूछते हैं एनपीपी इज इक्वल टू, तो जीपीपी माइनस आर क्या हो जाएगा, जीपीपी माइनस आर। नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी माइनस आर। आर का मतलब क्या हो जाएगा रेस्पिरेशन। तो आप मुझे बताना कौन सी प्रोडक्टिविटी अवेलेबल होगी फॉर कंज्यूमर्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, ये पूछते विच वन इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर। भाई जीपीपी है, एनपीपी है, आर है या क्या है, आर तो उसका वेस्ट था, तो भाई यही तो बची। देखो ये तो इसने टोटल बनाई, ठीक है, ये इसने वेस्ट कर दी, बच गई ये, इसे ही तो हम हार्बीवोरस खा रहे हैं, कार्निवोरस। और भाई जो भी मैंने हार्बीवोरस खा रहे हैं, हार्बीवोरस में जो बनाएगा स्टोर करेगा, स्टोर चीज को ही तो खाएगा वो, ठीक है। तो एनपीपी इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर, नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी इज अवेलेबल फॉर कंज्यूमर्स के लिए होगी। तो ये चीजें याद रखनी है बेटा। आई होप आपको समझ में आया होगा। जीपीपी मतलब जो टोटल बनी उसे हमने जीपीपी का, जो रह जाएगी स्टोर रह जाएगी आफ्टर यूज करने के बाद उसे हम एनपीपी का। तो एनपीपी को किससे बताया गया, टोटल को माइनस आर, मतलब जो डिफरेंट प्रोसेस के अंदर वो वेस्ट कर देता है वो वाली चीज, तो एनपीपी बनेगी। तो एनपीपी अवेलेबल होगी फॉर द कंज्यूमर्स। क्लियर है बेटा। तो सेकेंड अगर हम बात करेंगे, ये हमने प्राइमरी प्रोडक्टिविटी पढ़ ली है। सेकेंड अगर हम बात करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी कहेंगे बेटा। इसका मतलब क्या होगा, द रेट ऑफ रीसिंथेसाइज। मैंने अभी कहा ना कि हम तो नई थोड़ी ना चीज बना रहे, हमने तो हार्बीवोरस का जो स्टोर था वो लिया और उसको दूसरी फॉर्म में कन्वर्ट किया। हमने रीसिंथेसाइज, द रेट ऑफ रीसिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास by consumers per unit area in a unit time is called as secondary productivity, is known as secondary productivity। अब देखो सीधी सी बात है, अगर मैं बात करूं आपको प्रोड्यूसर को कौन खा रहा है, हार्बीवोरस खा रहा है, और हार्बीवोरस को कौन खा रहा है, कार्निवोरस खा रहा है। तो आप मुझे कॉमनली चीज देखो, प्रोडक्टिविटी एक स्टेप से दूसरी स्टेप तक डिक्रीज होती हुई चली जाती है, काफी हद तक डिक्रीज होगी। सबसे ज्यादा प्रोडक्टिविटी इसके अंदर था क्योंकि एक जगह पे स्टेशनरी है, ठीक है, तो इसको इतनी ज्यादा एनर्जी लॉस नहीं करनी पड़ती। हार्बीवोरस है, हार्बीवोरस मतलब कोई भी आएगा घूम घाम के वो पेड़ के पास में आया और उसने पेड़ को खाया, एक तरह से उसने उसको खाया। भाई एक ग्रास ऊपर भी लगा लो, ग्रास ऊपर पेड़ के पास में उसे जाना पड़ता है, तो चलते चलते उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी ना। तो ये इस तरह से हार्बीवोरस में, क्योंकि रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन बहुत ज्यादा लग जाता है, बट हार्बीवोरस के कंपैरिजन में कार्निवोरस को और ज्यादा लगता है नहीं। किसी का शिकार किया जाता है, भाई एक लॉयन एक गॉड के पीछे भागता है, तो गॉड इन्होंने खड़े है तो सीधा लॉयन वहां पे चला गया। गॉड अपने बचाव के लिए तेज भागती है, हिरन अपने बचाव के लिए तेज भागेगा और उसके पीछे पीछे क्या होगा, लॉयन। तो लॉयन को ज्यादा रेस्पिरेशन, भाई भागते एनर्जी ज्यादा लगेगी, तो वहां पे उसका रेट ऑफ रेस्पिरेशन बहुत ज्यादा हो जाता है। जितना रेट ऑफ रेस्पिरेशन
हमने आर मेनली रेस्पिरेशन से लिया गया यहाँ पे और अदर वेस्ट के लिया गया। तो धीरे धीरे भाई यहाँ पे रेस्पिरेशन थोड़ा रेट कम था क्योंकि एक जगह स्टेशनरी रहता है, हर्बीवोरस भी घूम के, क्योंकि प्लांट कहीं जा तो सकते नहीं, वहाँ पे अपने आराम से कर लेंगे। लेकिन अगर हम बात करेंगे कार्निवोरस के अंदर, तो कार्निवोरस की तो सबसे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसी तरह आपको एक चीज़ बस याद रखनी है, जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाते हैं कार्निवोरस तक, तो वहाँ से क्या होता रहेगा, रेट ऑफ रेस्पिरेशन क्या होता रहेगा, ज़्यादा होता रहेगा, तो प्रोडक्टिविटी डिक्रीज होती हुई चली जाएगी। आगे हालांकि आपका बहुत हायर क्लासेस तक आएगा, तो इसको चीज़ को आप समझ लेना। एनी डाउट किसी बच्चे को? तो ये हमने क्या करवा दी है बेटा, प्रोडक्टिविटी करवा दी है। क्या करवा दी है, प्रोडक्टिविटी करवा दी है। और विटेकर ने, वही विटेकर, आर.एच. विटेकर, जिन्होंने 5 किंगडम सिस्टम क्लासिफिकेशन दिया था, विटेकर ने काफ़ी इकोसिस्टम पे सर्च किया और उन्होंने बताया कि जो कोरल रीफ है वहाँ पे सबसे ज़्यादा नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी है। ठीक है, जो कोरल रीफ है वहाँ पे, कोरल रीफ क्या होता है बेटा, जहाँ पे कॉरल्स पता है आपको किसके बनते हैं, मेनली सीलंट्रेटा के मेंबर्स के बनते हैं, वहाँ पे एल्गी वगैरह के मेंबर्स भी होते हैं। तो प्रोडक्ट को मूव नहीं करते हैं, जगह पे सारी जगह स्टेशनरी है, कैल्शियम कार्बोनेट से बन के वहाँ पे ऑर्गेनिज्म है, तो वहाँ सबसे ज़्यादा प्रोडक्टिविटी मिली है अभी। ठीक है, और सबसे कम मिलती है डेजर्ट्स में। तो बस थोड़ा सा ये याद रखना, कोरल रीफ में। और फिर उसके बाद, इसके बाद कोरल रीफ से जो दूसरे नंबर पे आती है वो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट के अंदर आती है। ठीक है, वहाँ पे प्लांटेशन एक्सेस अमाउंट के अंदर होता है। लेकिन ये विटेकर ने अलग अलग जगह पे इकोसिस्टम पे जाके नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी वगैरह इन्होंने की है, बेटा इनको कैलकुलेशन निकाली, तो वहाँ से इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि डेजर्ट में सबसे कम है और सबसे ज़्यादा किसके अंदर प्रोडक्टिविटी है, कोरल रीफ्स के अंदर है। क्लियर है? सेकेंड, अगर हम सेकेंड फंक्शन अब बढ़ चुके हैं एनर्जी फ्लो। थर्ड अगर हम बात करें, छोटा छोटा बता देती हूँ, हमने क्या कहा यहाँ पे, डिकम्पोजिशन। कोई भी ऑर्गेनिज्म मर जाता है तो उसने क्या बनाया भी, सबसे पहले सीधा मिनरल तो बनाएगा नहीं, ह्यूमस बनाएगा गला सड़ा, और उसके बाद में क्या होगा, मिनरल बनेंगे। तो पहली प्रोसेस क्या कहलाएगी, इसको 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया, ह्यूमिफिकेशन के अंदर, और उसके बाद हम क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन के अंदर। क्या कहेंगे, मिनरलाइजेशन। कि पहले जो डिकम्पोजिशन होता है, मोस्टली प्लांट ज़्यादा, एनिमल तो आप देखते भी जा रहा है, कहीं मर गया उसको दूसरा स्क्वेंजर भी खा जाता है, इस तरह से भी। लेकिन जब प्लांट गिर जाते हैं, टूट जाते हैं इस तरह से, तो वो ज़्यादा डिकम्पोज होते, तो ह्यूमस ज़्यादा बनता है। तो ह्यूमस इज रिच इन लिग्निन, क्योंकि प्लांट किसका बना होता है, डेड लिग्निन एंड सेल्यूलोज के अंदर ज़्यादा रिच होता है। थोड़ा सा याद रखना। उसके बाद दोबारा से वो और भी ज़्यादा ह्यूमस बन गया, डेड एंड डिकेइंग मैटर बन जाएगा, गला सड़ा बन जाएगा, जो ऑर्गेनिक मैटर में रिच है। अभी ऑर्गेनिक मैटर में रिच है, ह्यूमस इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर। फिर उसका फर्दर डिकम्पोजिशन होता है और उसके बाद मिनरल्स के अंदर कन्वर्ट होता है। तो मिनरल्स इनऑर्गेनिक कंपोनेंट बनेंगे, तो इसे हम क्या नाम दे देंगे बेटा, मिनरल्स की फॉर्मेशन होना ह्यूमस से, ये क्या कहलाया जाएगा, मिनरल्स। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो क्या आ जाता है, मिनरल साइकिल, इसे हम क्या नाम देंगे, न्यूट्रिएंट साइकिल चलती रहेगी, सेम वही। भाई न्यूट्रिएंट कहाँ मिल गए, सॉइल में, इसको कौन अब्सॉर्ब करेगा, प्लांट अपनी ग्रोथ के लिए, प्लांट से कहाँ चला जाएगा, एनिमल में मर गए, फिर से कहाँ आ जाएगा, सॉइल के अंदर। तो एक तरह से न्यूट्रिएंट साइकिल ये चलती रहती है। इनके बारे में बस हैवी बुक में भी इतना ही दिया होता है और पढ़ना भी इतना है। आप कभी पढ़ोगे तो इसको हायर क्लासेस के अंदर पढ़ोगे। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में, क्योंकि लिग्निन एंड सेल्यूलोज, ये नहीं कि भाई प्लांट है, क्योंकि हम ह्यूमन बींग्स भी है या कोई एनिमल भी, हर्बीवोरस तो खा रहा है, हर्बीवोरस में भी उसमें लिग्निन एंड सेल्यूलोज तो प्रेजेंट होगा ही होगा, भाई सेल वॉल वहाँ पे प्रेजेंट है, तो उसका भी डिकम्पोजिशन होता है। तो याद रखना, ह्यूमस इज रिच इन लिग्निन एंड सेल्यूलोज मोस्टली। क्लियर है बेटा? आगे मेरी बात समझ में। तो इस वीडियो के अंदर जो हमने मेन फोकस किया वो किसके ऊपर बात की है बेटा, प्रोडक्टिविटी के ऊपर बात की है। कई बार सारे बच्चे रिवाइज करेंगे हमारे साथ में। प्रोडक्टिविटी का मतलब क्या हो जाएगा, द रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ एनर्जी रिच या एनर्जी कंटेनिंग ऑर्गेनिक मैटर और बायोमास बाय एनेट्रोपिक लेवल पर यूनिट एरिया इन अ यूनिट टाइम, वो चीज क्या कहलाई जाएगी, प्रोडक्टिविटी। ये तो हम ग्राम मीटर, या फिर अगर हम बात करें किलो कैलोरी मीटर इनवर्स स्क्वायर एयर, ये इसकी क्या हो जाएगी, एरिया यूनिट टाइम, और ये इसकी यूनिट हो जाती है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने 2 टाइप में डिवाइड किया। एक हमने क्या कहा, प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, जो कौन बनाएगा बेटा, प्रोड्यूसर्स बनाएगा। प्रोड्यूसर ने जो टोटल बनाई है वो क्या कहलाई जाएगी, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहलाई जाएगी। और जो रह जाएगी उसके पास में, जो स्टोर्ड रह जाएगी, ठीक है, आफ्टर यूज करने के बाद, वो क्या कहलाई जाएगी, एनपीपी। तो एनपीपी किसके बराबर होगी, जीपीपी माइनस आर। एनपीपी ही क्या होगी, अवेलेबल होगी,
फॉर कंज्यूमर्स के लिए अवेलेबल होगी, ठीक है बेटा। और ये कंज्यूमर्स के लिए, और इसे हम क्या नाम दे रहे हैं, सेकेंडरी प्रोडक्टिविटी। डेफिनेशन थोड़ी ध्यान देना, द रेट ऑफ रीसिंथेसाइज, सिंथेसाइज मत कर देना, द रेट ऑफ रीसिंथेसाइज द ऑर्गेनिक मैटर बाय द कंज्यूमर इज नॉन एज सेकेंडरी प्रोडक्शन, ठीक है। जैसे जैसे हम आगे की तरफ जाएंगे तो प्रोडक्टिविटी कम होती हुई चली जाती है, क्योंकि इनके अंदर एनर्जी का लॉस ज़्यादा होता है। क्लियर है बेटा। अकॉर्डिंग टू विटेकर सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्टिविटी मिली है कोरल रीफ में, दूसरे नंबर पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, और सबसे कम मिली हुई है डेजर्ट्स के अंदर। ओके बेटा, क्लियर है सारे बच्चों को। तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना है। तो ये हमने क्या करवा दिया, इकोसिस्टम के सारे फंक्शंस करवा दिए। तो नेक्स्ट वीडियो हमारे पास में होगा, वो हम बात करेंगे इकोलॉजिकल पिरामिड्स के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, इकोलॉजिकल पिरामिड। उसके बाद खाली वेस्ट रह जाएगा, फिर हमारा ये चैप्टर खत्म। वेस्ट बिल्कुल छोटा सा है, इकोलॉजिकल पिरामिड भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है। ओके, थैंक यू।